प्रचार और प्रहार लगातार जारी है। झारखंड चुनाव के लिए प्रचार और राजनीतिक दल एक दूसरे पर कर रहे हैं प्रचार के दौरान प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोकारो और गुमला में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने जबरदस्त हमला बोला सरकार पर, राज्य सरकार पर, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए लोगों को पाताल से भी खोज कर लाया जाएगा। इससे पहले इंडी गठबंधन के तहत जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे झारखंड चुनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किस तरीके से चुनाव के दौरान प्रचार के साथ साथ शब्द बाण के आधार पर चुनावी प्रहार हो रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पड़ताल करेंगे कि झारखंड के चुनाव में क्या हैं अहम मुद्दे, क्या है वो मुद्दे जो जनता मन में रखकर विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जाएगी, और ये मुद्दे जो सत्ता पक्ष द्वारा अपने उपलब्धियों के तौर पर, वो मुद्दे जो विपक्ष द्वारा सरकार की नाकामी के रूप में उठाए जा रहे हैं, कितने कारगर असरदार साबित होंगे। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में इस विशेष कार्यक्रम में, झारखंड का चुनाव प्रचार और प्रहार। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के धुआंधार रैलियों की, धुआंधार दौरे की और साथ ही साथ आज शाम हुए रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गुमला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा की सरकार बनानी बेहद जरूरी है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो में भी एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला और बोकारो में जनसभा संबोधित करने के बाद रांची में एक विशाल रोड शो किया और इस रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा के समर्थक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पहुंचे। ये तस्वीरें बताती हैं बोकारो में लोगों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के लिए तो ज़बरदस्त उत्साह था उस समय लोगों में। सभा स्थल तो लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा ही था, साथ ही साथ जो सभा स्थल को जाने वाली जो रास्ते थे वो भी वो तस्वीरों में बयां करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बेहद बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दो रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में एक रोड शो को किया। रोड शो को संबोधित करने के बाद उन्होंने जनता का अभिवादन किया। तो क्या है झारखंड के मुद्दे और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे विशेषज्ञों की राय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से जयराम विप्लव, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील तिवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और साथ ही साथ समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं निष्पक्ष राय देने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार, और ज़मीनी हकीकत बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, सबसे पहले आपके पास आएंगे ज़मीनी हकीकत जानने के लिए। आज प्रधानमंत्री की दो रैलियां और ज़बरदस्त रोड शो रांची में, किन किन मुद्दों पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ की सत्तारूढ़ सरकार पर? क्या वो मुद्दे रहे, क्या वो प्रमुख बातें रहे? अजीत। बिल्कुल, देखिए सुनिए, लगातार हम जिस तरह से देखते आए हैं कि झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और यहाँ पे जिस तरीके से जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज निशाना साधा विपक्ष को लेकर और तमाम मुद्दे उन्होंने रखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की जो रोटी बेटी माटी को लेकर ये चुनाव है और झारखंड किस तरीके से आगे भविष्य में आगे बढ़ेगा, किस तरीके से झारखंड जो है विकास की राह पे चलेगा, उसको लेकर ये पूरा चुनाव है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस है वो जो है वो एसटी, एसटी और ओबीसी को बांटने का काम कर रही है, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं एक विघटन लाना चाहती है समाज में। उसको लेकर लगातार कांग्रेस और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो इस पे काम कर रही है। प्रधानमंत्री का साफ कह रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कार्यकाल में आदिवासी समाज के लिए काम किया है, जनजातीय समाज के लिए काम किया है, वो उल्लेखनीय रहे हैं। चाहे जनजातीय मंत्रालय बनाने का काम हो, चाहे जो जननायक रहे हैं
आदिवासी जननायक रहे हैं उनको सम्मान दिलाने की बात रही हो। बीजेपी ने हर मोर्चे पे जो है आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया है, उनको वो सम्मान दिलाया है जिस सम्मान के वो हकदार है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिस तरीके से खनन माफिया यहाँ पर हावी है उसको लेकर बात की, भ्रष्टाचार की बात की, और रेत माफिया जिस तरीके से यहाँ पर हावी है उसको लेकर खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और यहाँ के लोगों को उन्होंने एक तरीके से बताया भी कि यहाँ पर झारखंड में जो राजनीति है यहाँ वर्तमान में वो किस तरीके से यहाँ पर यहाँ के जो सरकार है वो यहाँ पर यहाँ के लोगों को लूट रही है, यहाँ पर जो गरीब हैं उनको और खोखला कर रही है, यहाँ के संसाधनों का किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनका अधिकार जो है, उनका हक जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ पर पलायन, यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर जो खनन माफिया है उसको लेकर और तमाम यहाँ की जो झारखंड की जो अस्मिता है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बात की। यहाँ पर लगातार अपने भाषण में उन्होंने रोटी बेटी और माटी का जो उन्होंने जिक्र किया है उसी लाइन को लेकर बीजेपी यहाँ पर चल रही है। और जिस तरीके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर तमाम मुद्दों को उठाया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार यहाँ पर बीजेपी काम कर रही है। और प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जोर शोर से इस बात को रखा है कि जो आदिवासी अस्मिता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पहली प्राथमिकता है और इसको दूसरी पार्टियां सिर्फ इस पर बात करती रही हैं लेकिन बीजेपी ने इस पर काम करके दिखाया है। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद किया कि उस समय जब पहली बार सत्ता में बीजेपी आई तो पहली बार जो है वो जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया और आज भी जो है बीजेपी लगातार जो है तमाम जो योजनाएं हैं वो आदिवासियों को फोकस करके उस पर काम कर रही है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील तिवारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेता हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा और भ्रष्टाचार के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद त्यागना पड़ा, जेल जाना पड़ा, बेल से वापस आए। आज उन्हीं मुद्दों को भाजपा जनता के बीच लेकर जा रही है। केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, चाहे आबकारी विभाग की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, पेयजल मंत्रालय की बात हो, कई लंबी फहरिस्त है जहां पर कहीं ना कहीं दाग लगता दिखा है, छापेमारी होती रही है, बरामदगी होती रही है। इन सब मुद्दों को कैसे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? मुझको बोलना है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनके ऊपर कोई आरोप बनते नहीं हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि केवल उन्हीं राज्यों में ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारा विभाग जो है सरकार, केंद्र सरकार का सारा संस्थान जो है केवल उन्हीं राज्यों में काम करता है, वहीं एक्शन में आती है जहां पे विपक्षियों का सरकार है। इनकी तो ये मंशा है केंद्र सरकार की शुरू से ही कि हेमंत सरकार को काम नहीं करने देना है और तरह तरह का व्यवधान उत्पन्न करके और इनके सरकार को शिथिल करके रखना है। सुनील जी, बेल पर है मुख्यमंत्री और ये जितने भी आरोप लगे हुए हैं, हाँ आरोप है लेकिन बेल पर है, एक्विटल नहीं हुआ है, वो सब मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर हम जयराम विप्लव जी से जानना चाहेंगे, जो मुद्दे आप उठाकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पैसे दिए वो भी लोगों तक नहीं पहुंचे, एक भ्रष्टाचार बड़ा प्रहार आप कर रहे हैं, प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और किस तरीके से आप वर्तमान सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अगर देखें तो वर्तमान चुनाव कहीं ना कहीं साफ तरीके से इंडी गठबंधन और भाजपा और एनडीए गठबंधन के बीच दिखता है। देखिए, इस देश में चाहे अभी बीते समय में लोकसभा का चुनाव परिणाम हमने देखा या फिर हरियाणा राज्य के चुनाव का परिणाम देखा, साफ तौर पर दो गठबंधन जनता के सामने विकल्प के तौर पर मौजूद है और उस दो गठबंधन में जनता सबके बारे में जानती है। एक तरफ वो गठबंधन है जो झूठे वादे करके कहीं कहीं चुनाव जीत भी लेता है लेकिन उसकी दोबारा वापसी नहीं हो पाती है। वो कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो या समाजवादी पार्टी हो, तमाम इंडी गठबंधन के दल हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार केंद्र में तीसरी बार और अनेक राज्यों में लगातार चुन करके आ रही है क्योंकि जो वादे हमने किए हैं उसको जमीन पर उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
आयुष्मान भारत के तहत सबको 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवाएंगे, उसको जमीन पर उतार करके दिखाया। आज 5 किलो राशन चलता है केंद्र से, 5 किलो राशन गरीब के घर तक पहुंचता है। एक एक लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से तमाम योजनाओं में 100% पैसा पहुंचता है। दूसरी तरफ शराब माफिया, बालू माफिया, पहाड़ रातों रात सैकड़ों पहाड़ झारखंड के बेचकर खा गए। साहेबगंज में क्या कुछ चल रहा था, ये किससे छुपा हुआ है? मुख्यमंत्री जी जरूर बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अनेक मामलों में, खास करके खनन के घोटाले में, इनके करीबी तमाम लोग अभी भी जेल यात्रा में हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। और इनके गठबंधन का नकाब भ्रष्टाचार पर अभी उतार देता हूं। सुनील तिवारी जी या जेएमएम के प्रवक्ता साहब एक प्रश्न का उत्तर दे दे। ठीक है, अभी जेएमएम के इनके मुख्यमंत्री बेल पर बाहर है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है या नहीं? आज इनके गठबंधन के लिए झारखंड में प्रचार कर रहे थे। बताइए, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट, चारा चोर, बेईमान, अपराधी है या नहीं है? चलिए, इसका उत्तर सुनील तिवारी जी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में जो चाईबासा तो वही झारखंड में है जहां से पूरा का पूरा चारा घोटाला का मामला उठा था, वो भी उसी झारखंड का हिस्सा है। एक और सवाल मैं पूछूंगा, चाहे मिथिलेश ठाकुर आपके मंत्री रहे। तिवारी जी, लालू भ्रष्ट है या नहीं? चलिए, वो तो अदालत द्वारा ही साबित हो चुका है इस मुद्दे पर। 86 लाख रुपया झारखंड सरकार का बकाया आज बरसों से है। अरे लालू यादव चलिए, भ्रष्ट है या नहीं? इतना बोलने में आपकी जुबान क्यों डरती है? सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो गया। चलिए, एक सवाल मैं और पूछता हूं सुनील तिवारी जी, मिथिलेश ठाकुर मंत्री रहे, जल जीवन मिशन के तहत छापेमारी की गई, विनय ठाकुर उनके भाई रहे, आलमगीर आलम का नाम पूरी दुनिया ने जाना, जिनके पीए के जो नौकर थे उनके घर से 37 करोड़ तक की बरामदगी हुई। ये वो सब ऐसे मुद्दे हैं जो जनता कहीं ना कहीं अपने जहन में रख के चलती है। मंत्री नहीं, मंत्री के पीए के जो नौकर हैं उनके घरों से जब बड़ी बड़ी बरामदगी होती है और उसको जब आप कानूनी दांवपेच बताकर बेल, जेल और अन्य चीजों से जनता को हटाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वोट डालते समय जनता के जहन में बातें होंगी? सुनील जी, जनता के जहन में ये बात तो जरूर होगी कि आखिर ये सारी जांच झारखंड में ही क्यों होती है। महाराष्ट्र में जो सरकार में अभी लोग हैं, क्या वे सारे लोग बेदाग थे जिनको बीजेपी ने अपना लिया और वहां पर सरकार बना लिया? इनकी तो नीति रही है कि भयभीत करो लोगों को, और जो लोग भयभीत होकर के इनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं वे दूध के दूल्हे हो जाते हैं। जो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं वे जो है से बेईमान हो जाते हैं, वे भ्रष्ट हो जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियों का कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग की बात करें। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आपसे जानना चाहेंगे समीर जी, क्या भ्रष्टाचार एक बेहद अहम मुद्दा, तब जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, फिर मुख्यमंत्री पद पे वो आरूढ़ हुए, फिर चंपई सोरेन को भाजपा ने ज्वाइन किया। एक बड़ा, चाहे वो आलमगीर आलम का मामला हो, मिथिलेश ठाकुर का मामला हो, लंबी फहरिस्त दिखती है पिछले, अगर देखें वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार की। तो ये कितना बड़ा अहम मुद्दा वर्तमान चुनाव में, समीर जी? देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से पैसों के पहाड़ निकले, तो वो एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने बनाया है। और चुनाव के जो प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने भी इस बात को बनाया है। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा जो वो घुसपैठ का बनने जा रहा है झारखंड के इस चुनाव के अंदर, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं, आदिवासी बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये एक बड़ा मूवमेंट वहां पर बना है। और चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, और अब जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, बहुत संथाल परगना में और अपने क्षेत्र में बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठ बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आदिवासियों में ऐसा सेंटीमेंट चल जाता है कि झारखंड के अंदर घुसपैठ बहुत बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े फेवर की तरफ जाएगा। और वैसे भी अगर झारखंड में आप देखेंगे तो 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो बड़ा सेंटीमेंट झारखंड का आदिवासियों का इस समय चुनाव से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसे कैश करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार के साथ जो घुसपैठ का मामला है वो एक बड़ा मुद्दा इस बार बनने जा रहा है।
जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, अपने विशेष मेहमानों से निष्पक्ष राय भी जानेंगे, जमीनी हकीकत अपने संवाददाता से जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं झारखंड चुनाव की, चुनाव के दौरान प्रचार की, प्रचार के दौरान प्रहार की। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जयराम विप्लव जी, सुनील तिवारी जी, समीर चौगांवकर जी और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। सुनील तिवारी जी, इससे पहले स्पष्ट तरीके से माना गया कि बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है। भाजपा एक बड़ा मुद्दा डेमोग्राफिक चेंज को भी लेकर चल रही है। आदिवासी अस्मिता की बात जो कही जाती है, चाहे मंत्रालय के गठन का क्रेडिट जाए, वो अटल जी के ज़माने में जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया, या फिर आदिवासी अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए, सम्मान देने के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती और अन्य कार्यक्रमों की बात हो, भाजपा इसको एक बड़े आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देख रही है। और ऐसे में तब जबकि डेमोग्राफिक चेंज की बात कही जाती है, जब तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, जब तुष्टीकरण की ऐसी स्थितियाँ बनती जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का आव्रजन, भाजपा कहती है कि एक एक घुसपैठी निकाल के बाहर जाएंगे। इन आरोपों को किस रूप में आप देखते हैं? कितना असरकार या फिर कितना नुकसान आपको? सुनील जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि झारखंड का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ, बरसों की संघर्ष का यह प्रतिफल है। हमारे गुरुजी बरसों इसके लिए क्रांति करते रहे, आंदोलन करते रहे, कई लोगों की जाने गई, कितने लोग जेल गए, कितनी इसमें कुर्बानियां देनी पड़ी। इसके बाद झारखंड का निर्माण हुआ, और झारखंड का निर्माण निश्चित रूप से झारखंडियों के संघर्ष का ही परिणाम है, न कि ये जो है से अटल जी के सरकार का देन है। दूसरी बात घुसपैठियों की जहां तक है जी, तो बार बार हम लोगों का ये सवाल हो रहा है कि आखिर घुसपैठ हुई कैसे, कहां से आए घुसपैठिए? क्या वह घुसपैठियों को रोकने की जवाबदेही केंद्र सरकार की नहीं थी? क्या सीमा पर यानी डेमोग्राफिक चेंज हुआ ही आप मान रहे हैं? यानी कि घुसपैठिए मौजूद हैं वहां पर, घुसपैठिए आएंगे। अगर ये मानते हैं कि नहीं, आप क्या मानते हैं? ये इस मुद्दे को भाजपा उठाती, लेकिन आप मानते हैं कि नहीं वहां पर एक प्रमुख डेमोग्राफिक चेंज संथाल परगना में हुआ, आदिवासियों के हक कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं? डेमोग्राफी तो चेंज तब होगी जब घुसपैठिए घुसे क्यों, कैसे घुसे, मैं ये जानना चाहता हूं। चलिए, यही जवाब हम लेते हैं। जयराम विप्लव जी, क्यों घुसे, कैसे घुसे, बॉर्डर पर स्थितियां क्या थी? आरोप आपके ऊपर कि घुसपैठियों के लिए आप जिम्मेदार। चलिए, कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने यह स्वीकार किया कि डेमोग्राफी बदली है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए है कि सिद्धो कान्हो जैसे महान क्रांतिकारियों की भूमि भोगनाडीह में अगर 70% से घटकर आदिवासियों की आबादी 20% रह गई, और संथाल परगना में भी वो आबादी 70 से घटकर 20-22% पर आ चुकी है, तो ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय होना चाहिए। अब रही बात इनकी कैसे आ गए, अरे 2014 से पहले इन्हीं घुसपैठियों की आरती उतारने वाली सरकार थी ना। उन लोगों ने उनको कैसे बुलाया, किन रास्तों से अंदर लिया, कैसे बसाया, और आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में घुसपैठियों को कैसे अस्थायी निवासी बनाने में मदद की, कैसे उनको मुखिया, प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत से लेकर विधायक तक बनाया, ये आज सबके सामने है। चलिए, हम बहुत संक्षेप में अजीत द्विवेदी से जानना चाहेंगे, अवैध आव्रजन या घुसपैठियों की समस्या, डेमोग्राफिक चेंज कितना बड़ा जमीन पर दिख रहा मुद्दा? अजीत। देखो, देखिए अश्विनी जी, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर हैं और ये ज़मीन पे दिखाई भी देते हैं। देखिए, रोटी बेटी माटी की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज से ही हो रही है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है इन तीनों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जिस तरह डेमोग्राफिक चेंज होती है तो तीनों चीज़ें प्रभावित हो रही है, रोटी बेटी माटी।
झारखंड की माटी भी प्रभावित हो रही है, यहाँ की जो संसाधन है वो प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ का जो हम कह सकते हैं मूल निवासी जो यहाँ का जनजातीय समाज है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पर ये बात रखी है। और हम आपको बताएं कि जब हम यहाँ पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग इन तमाम मुद्दों को स्वीकार करते हैं और इस पर बात करते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसी जगह भी है झारखंड में कि अब लोग खुलकर बोलने में डरने लगे हैं, लोग मुखर हुए हैं। अजीत, समय बहुत कम है, बस चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे समीर चौगांवकर साहब से। लोग खुल के नहीं बात कर पाते हैं। जी अजीत, कंक्लूडिंग रिमार्क समीर चौगांवकर साहब आपसे जानना चाहेंगे। अवैध आव्रजन, घुसपैठ, आदिवासी अस्मिता, भ्रष्टाचार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी तौर पर हमारे संवाददाता बता रहे हैं। 2014 का चुनाव देखिए, 31% वोट मिला था, तब भी वोट प्रतिशत बढ़ा 19 में बढ़ा था भाजपा का, भले ही सरकार नहीं बन पाई थी। अब जबकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, भ्रष्टाचार के गहन आरोप भी हैं, किस रूप में लड़ाई देखते हैं तब जबकि पहले चरण का चुनाव 2 दिन बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी कई कमजोरियों को ठीक किया है। रघुवर दास, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव हार गई थी, जो मुख्यमंत्री खुद हार गए थे, उन्हें गवर्नर बनाकर बाहर कर दिया प्रदेश की राजनीति से। बाबूलाल मरांडी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके अलग पार्टी बनाई थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। 2019 में आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का आजसू के साथ गठबंधन हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जितनी कमजोरियां रही थी उन सबको पहले दूर कर दिया संगठन के ऊपर, और 2 बड़े नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी मोदी सरकार में कृषि मंत्री है, उन्हें प्रभारी बनाया, और हेमंत विश्व शर्मा को वहां का सह प्रभारी बनाया। और इन 2 बड़े नेताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वहां संगठन को मजबूत किया है और कई नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। चंपई सोरेन को लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा शिबू सोरेन के घर से अगर उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में आ जाती है तो ये एक बड़ा झटका शिबू सोरेन परिवार के लिए भी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर और संघ जमीन स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहा है आदिवासियों के बीच के जाकर बताने के लिए कि किस तरीके से उनकी जमीनों को घुसपैठिए में कब्जा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड के अंदर बनाने जा रही है। और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है, 43 सीटों पर। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीटों पर, कुल 81 सीटों पर जनता जनादेश देगी। क्या जनादेश आएगा, जनता का फैसला क्या होगा, सबको स्वीकार्य होगा और फैसला 23 नवंबर तक को आएगा। तब तक इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खास मेहमानों का। तो बुलेटिन इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।